कहानी कैफे 7 समर्पित है किस्सा गोई की उस परंपरा को जिस परंपरा से जन्म लेते हैं दुनिया में बड़े बड़े कहानीकार। कहानी कैफे 7 मैं समर्पित करता हूं अपनी मां को, जिनकी अनगढ़ कहानियों को सुनकर मैं जयशेखर किस्सा गोई की जिम्मेदारी निभाता हूं। आइए अब सुनते हैं कहानी निजात। लेखक हैं ब्रजमोहन। खाली खेतों और रास्तों में धूल के बगुले उड़ रहे थे। तापमान झुलसा देने वाला था, जैसे आग बरस रही हो। मौसम का शायद वो सबसे गर्म दिन रहा होगा। तपती दोपहरी के सन्नाटे में एक आदमी बैंक के चैनल गेट के सामने आकर रुक गया। धूप और लू के बचाव में उसने चेहरे पर गमछा लपेट रखा था। बैंक का चपरासी चैनल खींचकर ताला लगाने ही जा रहा था। उसे देखते ही चपरासी बोला, कल आना, लेने देने का समय समाप्त हो गया है। मुझे लेन देन नहीं करना है, उखड़ी सांसों के बीच बूढ़े ने कहा। फिर मैनेजर साहब से मिलना है। क्या काम है? काम उन्हीं से है। भीतर बैठे मैनेजर का ध्यान उसकी तरफ गया। उन्होंने चपरासी से कहा, आने दो। मैनेजर बैंकिंग हॉल में ही बैठते थे। उनकी कोई केबिन ही नहीं थी। गांव की छोटी सी बैंक शाखा थी। बहुत पुरानी नहीं, फिर भी खुले हुए 5-6 साल हो गए थे। स्टाफ के नाम पर 4 आदमी थे, मैनेजर, कैशियर, क्लर्क और चपरासी। एक पार्ट टाइम स्वीपर भी था जो अपना काम करके 10-साढ़े 10 बजे तक चला जाता था। वो झुके शरीर वाला बूढ़ा था। डंडे के सहारे फर्श पर पांव जमाता हुआ भीतर आ गया। उसने और भी झुकते हुए बड़े अदब से सलाम किया। मैनेजर ने सिर हिलाकर उसका अभिवादन किया। उसके पहनावे और दाढ़ी से समझा जा सकता था कि वो मुस्लिम है। उस वक्त बैंक के भीतर 2 ग्राहक और थे जो तेज धूप की वजह से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। बांस का खुरदरा सा डंडा जमीन पर टिकाए वो ठिठका सा खड़ा हो गया था। शायद कुछ असमंजस में था, परेशान लग रहा था। मैनेजर ने बैठने को कहा तो वो सकुचाता सा उनके सामने की कुर्सी पर बैठ गया और डंडा जमीन पर रख दिया। गमछे से अपने चेहरे और गर्दन के पसीने को पोंछने लगा। उसके झुलसे तांबिया रंग से लगता था कि कभी खूब गोरा रहा होगा। उसके माथे पर पड़े निशानों से पता चलता था कि नमाजी है। बिना कुछ बोले उसने बगल की जेब से लाल कागज निकाला। कागज देखते ही मैनेजर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो पहला व्यक्ति था जो नोटिस लेकर हाजिर हुआ था। उन्होंने कड़ी चेतावनी वाले ऋण वसूली के ऐसे अंतिम नोटिस रजिस्टर डाक से कई लोगों को भिजवाए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने पर भी किसी ऋणी ने बैंक में आकर संपर्क नहीं किया था। उन्होंने नोटिस उसके हाथ से लिया और जोर से पढ़ा। तौसीफ अहमद, बकाया रकम 72 रुपए और ब्याज। बूढ़े ने स्वीकार में धीमे से सिर हिलाया। मैनेजर ने पूछा, नोटिस कब मिला? मिल तो बहुत पहले गया था जनाब, पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया था। अच्छा, तो रुपए लेकर आए हो? मैनेजर का स्वर कोमल था। कुछ बोलने के बजाय उसने जेब से 5 रुपए का एक नोट निकाला और मेज पर रख दिया। नोट मैला सा और मुड़ा तोड़ा था। वो नजरें झुकाए सा जैसे बहुत शर्मिंदा हो। मैनेजर का माथा ठनका। कहीं वसूली की कार्यवाही रोकने के लिए घूस की पेशकश तो नहीं कर रहा है। इससे क्या होगा? पूरे रुपए जमा कीजिए। 5 साल हो गए आपको लोन लिए हुए। 3 साल में पूरा चुकता हो जाना था। मैनेजर का स्वर थोड़ा रूखा सा हो गया था।
मैं और रुपये जमा नहीं कर सकता साहब, जितना बन सका उतना ही ला पाया हूँ, उसने दबी जुबान में कहा, जिसमें मजबूरी साफ थी। क्यों? अभी सिर्फ इतने ही हो पाए हैं। मैं खुद नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कर्जा बकाया रहे। इस कर्ज की वजह से तो मुझे ठीक से नींद नहीं आती। बकाया तो बहुत समय से है। हाँ, कहकर उसने सिर झुका लिया, जैसे उसने जुर्म कबूला हो। कैसे चुकाएंगे? मैनेजर ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो सिर झुकाए ही रहा। बोलो, मैनेजर ने उसे कुरेदा। उसने आहिस्ता से सिर उठाया, बड़ी नफासत से कहा, इसी बात से तो मैं परेशान हूँ। पहले जो बन पड़ता था जमा करता रहता था, अब मेरी मजबूरी है, क्या बताऊं। आप मेरा खाता देख सकते हैं। मैनेजर को लगा वो सच बोल रहा है, कोई बड़ी मजबूरी है उसके सामने। ये घटना तब की है जब बैंक गांव में पहुंचे कुछ ही वर्ष हुए थे। छोटी छोटी धनराशियां जमा होती थीं और छोटे छोटे ऋण दिए जाते थे। उस समय बैंक के 5-6 हजार के कर्ज से छोटा मोटा ग्रामीण रोजगार चल जाता था। रुपए का मूल्य अधिक था, लोग कर्ज लेने से डरते थे। बैंकों में काम कम रहता था। शाम को बैंक बंद करने के लिए स्टाफ 5 बजने का खाली इंतजार करते थे। मैनेजर ने उसका खाता देखा। 5 साल पहले सरकारी योजना के अंतर्गत घोड़ा खड़खड़ा खरीदने के लिए उसे ऋण दिया गया था। अवधि 3 साल, रुपए 4,500 का ऋण और 1,500 का अनुदान। शुरुआती 1 साल में समय से किस्तें जमा की गई थी, बल्कि देय राशि से अधिक अदायगी थी। बाद में खाता अनियमित हो गया था। एक जो सबसे बड़ी रकम जमा थी वो 850 रुपए की थी। फिर कभी 50, कभी 20-30 ही जमा थे। आखिरी 3 बार 10-10 रुपए जमा किए गए थे और 1.5 साल से कुछ भी जमा नहीं था। बची हुई 57 रुपए की रकम ब्याज लगते लगते 72 रुपए हो गई थी। साफ मालूम पड़ता था कि इस आदमी की कोई मजबूरी है, नियत में खोट नहीं है। मैनेजर उसके बारे में जानने को उत्सुक हो उठा। उसने बताया कि वो निपट अकेला है, पत्नी मर चुकी है, 2 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, काफी दूर, कोई लड़का नहीं है, घोड़ा मर गया था। तकनीकी कारणों से बीमा कंपनी ने क्लेम मंजूर नहीं किया। बैंक के कई चक्कर लगाए, बीमा कंपनी के कानपुर ऑफिस तक 3 बार गया, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दिन घोड़ा किराए पर लेकर खड़खड़ा चलाया, पर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। घोड़े का किराया और दाना पानी इतना महंगा पड़ता था कि कुछ बच ही नहीं पाता था। टेम्पो चल जाने से सवारियां कम मिलने लगी थीं। मजबूर होकर औने पौने दाम में खड़खड़ा बेचना पड़ा। खाते में जो 850 रुपए की एक मुश्त रकम जमा है, वो खड़खड़े को बेचने पर हासिल हुई थी। अब बिल्कुल खाली हाथ है। बैंकिंग परिभाषा में वो ऐच्छिक चूक करता नहीं था, विपत्ति का मारा था। अगर पूर्व प्रबंधक ने उसकी समस्या पर ध्यान दिया होता और उचित कार्यवाही की होती तो कर्जे की छोटी सी रकम उसके नाम खड़ी नहीं रहती। बीमा कंपनी की आपत्तियों को दूर करके क्लेम लिया जा सकता था। दूसरे घोड़े की खरीद करवाई जा सकती थी। यदि ऐसा नहीं होता तो भी उसे ऋण मुक्त किया जा सकता था। पहले बैंकों में ऋण माफी की अवधारणा नहीं थी, फिर भी अशुद्ध ऋण खातों की धनराशि को बट्टे खाते के मद में डालकर बैंक अपने नफा नुकसान से भरपाई करता था। हालांकि वो प्रक्रिया लंबी थी, उच्च अधिकारियों की स्वीकृति लेनी होती थी। रकम कितनी भी छोटी हो, कुछ सवालों के जवाब देने होते थे, जैसे ऋण देते समय और बाद में बैंकों के नियमों का पूरी तरह पालन किया गया या नहीं। वसूली के क्या क्या प्रयास किए गए, क्या वसूली के सारे उपाय किए गए हैं, वसूली की क्या संभावनाएं हैं, ऋणी और जमानतदार से कब मिले, परिसंपत्तियों का कब निरीक्षण किया गया, परिसंपत्ति का बाजार मूल्य कितना है, खाता खराब होने के पीछे कौन जिम्मेदार है, जैसे सवाल। मैनेजर उसकी फाइल देख ही रहा था कि उसने बड़ी मजबूरी से कहा, क्या बताऊं साहब, मेरी उम्र 62 पार हो चुकी है, बीमार रहता हूँ,
कब्र में पैर लटके हैं, जान गले में अटकी है। कर्जे से छुटकारा मिले तो जिंदगी से निजात मिले। इस कर्जे के रहते मर भी नहीं सकता। अगर जमीन पर कर्जा छोड़कर जाऊंगा तो अल्लाह मियाँ को क्या जवाब दूंगा। हताशा से उसका गला भर आया था। उसने चेहरे पर हथेलियां फेरी। मैनेजर ने सहानुभूति जताई। गुजर बसर कैसे होती है, जो उसने बताया वो और भी चौंकाने वाला था। उसके पास 1 इंच जमीन तक नहीं थी, रहने के लिए झोपड़ी भर थी। घोड़ा खड़खड़ा मिट जाने के बाद मजदूरी की, पर सांस फूलने से मजदूरी बहुत दिन नहीं कर सका। 2-4 घरों से भोजन का प्रबंध हो जाता है, कभी भूखा ही रह जाता है। ईद बकरीद पर कपड़े मिल जाते हैं, बदले में छोटा मोटा कोई काम कर देता था, जैसे जानवरों को चारा पानी देना, खेत खलिहान या घर की रखवाली करना, बच्चों को बहलाना खिलाना। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने अपना दर्द फिर बयान किया। यह कर्जा मुझ पर बोझ है सरकार। मैं और जीना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मर नहीं सकता। इस कर्जे की वजह से मेरी जान अटकी पड़ी है। कर्जे से छुटकारा चाहता हूं। उसने लंबी सांस ली और बोला, मैं तो कर्ज लेना ही नहीं चाहता था, मगर सरपंच और ब्लॉक के आदमी ने जोर देकर दिलवा दिया था। अब मुझे बड़ी फिक्र रहती है कि अगर कर्जा सिर पर चढ़ाए मर गया तो ऊपर वाला पता नहीं कौन सी सजा दे। कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। लगा कि वो इस बार खुलकर रो पड़ेगा। मैनेजर से उसकी करुणा देखी नहीं जा रही थी। मन हुआ कि थोड़ी सी रकम है, वो ही अपनी जेब से भरकर उसे कर्ज मुक्त कर दे, पर ऐसा करना उचित नहीं था। ये भी लग रहा था कि उसका ज़मीर शायद ना माने। उसके जिस तरह के जज्बात थे, ये हो सकता था। उसे बहलाने को मैनेजर ने पूछा, आपका गांव तो बहुत दूर है, कैसे आए? 3 मील दूर है साहब, खड़खड़े से आया हूँ। कोई खड़खड़े वाला मुझसे पैसा नहीं लेता। मैंने बहुतों को घोड़ा खड़खड़ा चलाना सिखाया है। गर्मी बहुत है, थोड़ा हाथ मुंह धो लो, पानी पी लो, हम कर्जे से छुटकारे का कोई उपाय निकालते हैं। मैनेजर की बात पर उसे विश्वास सा लगा। वो धीमे से उठा और शाखा के भीतर लगे हैंड पाइप से पानी निकालने लगा। मैनेजर ने अलग जाकर स्टाफ से बात की। उपस्थित दोनों ग्राहकों को भी बातचीत में शामिल किया। सबको उसकी भावनाओं और समस्याओं से अवगत कराया। एक ग्राहक तो तौसीफ के गांव का ही था। उसने बताया कि इसने अपनी लड़कियों की बहुत अच्छी शादी की थी, अब इसके पास कुछ भी नहीं है, मजबूरी का मारा है, कैसे जी रहा है सोचकर बड़ा अचरज होता है। मैनेजर ने सबके सामने जो प्रस्ताव रखा उससे सभी सहमत थे। वो गमछे से पानी पहुंचते हुए लौटा और कुर्सी पर बैठ गया। मैनेजर ने आहिस्ता से कहा, चचा आप भले आदमी हो, वक्त के मारे हो, आपकी मदद करना हम अपना फर्ज समझते हैं। अगर आप माने तो एक बात कहूं? क्या साहब? उसने उत्सुकता से पूछा। अगर कोई इमदाद करना चाहे तो क्या आपको मंजूर होगा? कुछ देर वो सोचता रहा, फिर बोला, कैसी इमदाद साहब? आपके सिर से कर्जे का बोझ उतर जाए। कौन उतारेगा मेरा कर्जा? उसने अविश्वास से कहा, चचा हम सब आपके बच्चों की तरह हैं और ऊपर वाले की दुआ से अच्छा कमाते खाते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी इमदाद कबूल करें। वो राजी मालूम पड़ा। स्टाफ और दोनों ग्राहकों को मैनेजर ने इशारा किया, वे पास आ गए। मैनेजर ने पर्स में से 20 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया। बाकी पांचों ने 10-10 रुपए की नोट रख दिए। उसका 5 रुपए का नोट था ही। अब टेबल पर कुल मिलाकर 75 रुपए हो गए थे। मैनेजर ने उसे समझाया, ब्याज जोड़कर कर्जे की रकम हो जाएगी 75 रुपए। अब आप इन रुपयों से कर्जा अदा कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसमें कोई गुनाह नहीं है।
अगर आपका मन करे तो ये सारे रुपए आज घर ले जाएं और कल आकर खुद जमा कर दें। जो आपको ठीक लगे वैसा करें। वो अचंभे में था। उसके चेहरे पर खुशी आ जा रही थी। उसकी हालत हंसने रोने जैसी हो रही थी। उन्होंने आशंका को भांपते हुए फौरन जमा पर्ची भरी और कहा, इस पर दस्तखत कर दो। उसने कांपते हाथ से उर्दू में दस्तखत कर दिए। अब ठीक है, खजांची के पास जाकर अपने हाथों से रुपए जमा कर दो, मैनेजर ने सलाह दी। रुपए और पर्ची लेकर वो कैश केबिन की तरफ बढ़ने लगा। कैशियर लपक कर कैश केबिन में पहुंचा। शीघ्र ही मोहर की ठप ठप सुनाई दी। वो हाथ में जमा रसीद लिए लौटा तो उसके चेहरे पर खुशी थी। मैनेजर ने उसके खाते में रकम चढ़ाकर खाता बंद कर दिया। कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र तुरंत बनाया और उसे देते हुए कहा, अब आप बैंक के कर्जदार नहीं हैं। इस कागज में यही लिखा है, इसे संभाल लीजिए। कृतज्ञता और आत्मसंतुष्टि उसके चेहरे पर झलक रही थी। शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसने सबका शुक्रिया अदा किया और दुआएं देते हुए चला गया। धूप गर्मी की उसने परवाह नहीं की। और दूसरे दिन पता चला कि रात में तौसीफ अहमद गुजर गए हैं। तो ये थी कहानी निजात। ये कहानी आपको कैसी लगी? हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आ रही हैं तो इन्हें आप लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।